Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात बच्चों, आज इस वर्ग में हम लोग वर्ग विचार और उच्चारण से संबंधित बातें करेंगे। बच्चों, वर्ण के बारे में आप अनेक बार पढ़ चुके हैं। पुनः मैं आपको इसके बारे में आज बता रहा हूं कि वर्ण की परिभाषा आप अलग अलग ढंग से पढ़े होंगे। विभिन्न विद्वानों के द्वारा विभिन्न तरह से वर्ण को परिभाषित किया जाता है। विभिन्न तरह के पुस्तकों में, आप भिन्न भिन्न प्रकाशन के पुस्तकों में आप देखेंगे कि वर्ण की परिभाषा, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो वर्ण की परिभाषा इस तरह से पढ़ते थे कि वर्ण अक्षर को कहते हैं। कहीं कहीं आप लिखा हुआ पाएंगे वर्ण अक्षर को कहते हैं। कहीं आप ऐसा भी देख सकते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। बच्चों, आप जैसे इसको अपने यादगारी में रखेंगे उसी ढंग से आप उसका प्रयोग करके वहां पर लाभ ले लेंगे। अब यहां पर हम आपको जब परिभाषा के रूप में श्यामपट्ट पर लिखकर बता रहे हैं तो मैं आपको इस तरह से बता रहा हूं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण अक्षर को कहते हैं। इस तरह से आपको मैंने वर्ण के बारे में, जैसे आप कहते हैं ओ, को, चो, टो, तो, पो, जो भी आप बोलते हैं वे सभी वर्ण हैं। और अब आपको हम वर्णमाला के बारे में बताने जा रहे हैं कि वर्णमाला क्या है। बच्चों, जिस तरह से कई फूलों को मिला करके आप एक साथ फूल का माला तैयार करते हैं, देख रहे होंगे आप लोग कुछ संत जो है सो कंठी का माला पहनते हैं। यानी क्या, एक जगह उसको व्यवस्थित रूप में धागों में गूंथ करके उससे तैयार करते हैं। फूल से बने हुए माला को फूल का माला, कंठियों से बने हुए माला को कंठी का माला। इस तरह से आप जहां कहीं भी देखेंगे कि एक जगह एक निश्चित रूप में, व्यवस्थित रूप में वर्ण को, एक व्यवस्थित रूप में वस्तुओं को लाया जाता है, वे सभी वर्णमाला कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैं वर्णमाला से संबंधित जानकारी आपको दे रहे हैं। तो हम वर्ण को एक जगह रखेंगे व्यवस्थित रूप में, तब जाकर के वह वर्णमाला कहलाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर आपको मैं बताने जा रहा हूं कि वर्ण जोड़माला, यानी वर्णों की माला। अब वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। यानी क्या, हम वर्णों को एक व्यवस्थित समूह में रखते हैं, जैसे आ, ई, उ। यानी क्या, एक निश्चित व्यवस्थित तौर तरीके से वर्णों का हम प्रयोग करते हैं, इसे वर्णमाला कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम वर्ण के
भेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो बच्चों आप गौर करके देखेंगे तो कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय आपको किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। बच्चों, इस तरह के वर्ण को हम स्वर वर्ण कह सकते हैं। यानी स्वर वर्ण का उच्चारण जो हम करते हैं तो अन्य वर्णों की सहायता मुझे नहीं लेनी पड़ती। तो इस तरह से वर्ण के भेद के बारे में जो हम चर्चा करेंगे तो कुछ वर्ण ऐसे हैं जिसके उच्चारण में हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। तो बच्चों, अब हम आपको वर्ण के भेद के बारे में जब चर्चा करने जा रहे हैं तो वर्ण के दो ही, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो बच्चों, जब हम स्वर वर्ण के बारे में आपको चर्चा करेंगे तो पहले मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूँ। पहले मैंने कहा कि कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो बच्चों, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उससे तो हम व्यंजन वर्ण कहेंगे, और जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे हम स्वर वर्ण कहेंगे। बच्चों, पहले हमें स्वर वर्ण के बारे में ही आपको बता देना चाहिए, क्योंकि पहले स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की मदद नहीं लेनी पड़ती है। जैसे हम कहिएगा कौन सा वर्ण है जिसको उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो बच्चों, जैसे हम कहते हैं ओ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यानी इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो वर्ण अभी आपको मैंने बताया, इन वर्णों के उच्चारण के समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसीलिए इन वर्ण को स्वर वर्ण कहा गया है, यानी इसे स्वर वर्ण कहा जाता है। बच्चों, अब यहाँ पर जो हम परिभाषा के रूप में आपको बताएंगे तो हम लिख करके इस तरह से बताए हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्णों की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। बच्चों, आपको इन परिभाषा को हो सके तो कॉपी में लिख लेंगे, यानी जो मैंने लिख करके श्याम पत्र पर बताया है उसे आप लिखने का प्रयास करेंगे और फिर कॉपी में इसे सुरक्षित रखेंगे। अब आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि स्वर वर्ण के भी भेद है, यानी अब इन सारे वर्णों को हम जब उच्चारण करते हैं तो कुछ वर्णों के बोलने में अधिक समय लगता है, कुछ वर्णों के बोलने में कम समय लगता है, कुछ वर्णों के बोलने में अन्य दोनों वर्ण से ज्यादा लगता है। यानी क्या, इस तरह से हम लोग जब उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वरों के भेद के बारे में बताएंगे तो आपको स्वर के 3 भेद के रूप में आपको मैं अभी बताऊंगा कि उच्चारण में लगने वाले समय यानी मात्रा के अनुसार स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला जो भेद है वह ह्रस्व स्वर है। बच्चों, ह्रस्व के बोलने में यानी ह्रस्व वर्ण को बोलने में कम समय लगता है,
यानी सबसे कम समय लगता है अन्य वर्णों की अपेक्षा। इसके बाद ह्रस्व वर्ण के बाद, ह्रस्व स्वर के बाद दीर्घ स्वर आएंगे। तो ह्रस्व स्वर के बाद दीर्घ स्वर आएंगे, तो दीर्घ स्वर के बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है। फिर जब हम दीर्घ स्वर से आगे बढ़ करके प्लुत स्वर पर आएंगे तो इनके बोलने में ह्रस्व की तुलना में तिगुना समय लगता है। तो समय के कारण इन स्वर वर्ण को तीन तरह से हम बांट सकते हैं। तो उच्चारण में लगने वाले समय मात्रा के अनुसार स्वरों के तीन भेद होते हैं। यानी क्या, स्वर समय कहिए या फिर उसके बाद क्या तो आप मात्रा कहिए, या दोनों में से कह सकते हैं कि समय, उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वरों के तीन भेद होते हैं। पहला जो स्वर है वह आपको मैंने बताया था कि कुछ स्वर वर्ण ऐसे हैं जिसके बोलने में बहुत कम समय लगता है, तो ऐसे स्वर वर्ण को हम ह्रस्व स्वर कह सकते हैं। फिर कुछ स्वर वर्ण ऐसे हैं जिसके बोलने में ह्रस्व की अपेक्षा दुगुना समय लग सकता है, तो इन वर्णों को हम दीर्घ स्वर वर्ण कर सकते हैं। उसके बाद कुछ स्वर वर्ण ऐसे हैं जिनके बोलने में ह्रस्व की अपेक्षा तिगुना समय लग सकता है, तो इसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो बच्चों अब कहिएगा कि सर किन किन वर्णों को हम ह्रस्व स्वर में रख सकते हैं। तो बच्चों ह्रस्व स्वर आप ओ, जब आप ओ का उच्चारण करते हैं तो ओ, उसके बोलने में कम समय लग रहा है। ई, उ, री, इस तरह से जब इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो उसमें अल्प समय लगता है, यानी क्या कम समय लगता है। अब जब हम दीर्घ स्वर पर आते हैं बच्चों, तो हमने देखा है कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दीर्घ स्वर के उच्चारण में दुगुना समय लग जाता है। जैसे कहते हैं आ, ई, यानी क्या, आप इस तरह से देखेंगे कि उ, ए, ऐ, ओ, औ। बच्चों इन वर्णों के उच्चारण में मैंने देखा कि ये जो स्वर वर्ण हैं इनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा कुछ ज्यादा समय लग रहा है। तो समय के आधार पर यह स्वर वर्ण के दूसरे भेद के रूप में मैंने इसे पढ़ा कि दीर्घ स्वर। अब बच्चों तीसरा प्लुत स्वर है। तो कभी आप उच्चारण करते होंगे, कभी आप पढ़े होंगे बच्चों, कभी कभी आपको हो सकता है कि कहीं ऐसा सुनने के लिए मिला होगा कि हम लोग ओम शब्द का उच्चारण कहते हैं ओम, यानी क्या, ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। तो बच्चों मैंने देखा कि इन के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा हम देखते हैं कि तिगुना समय लग रहा है। तो ऐसे जो वर्ण हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा तिगुना समय लगे, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। बच्चों अब हम स्वर वर्ण के बारे में तो चर्चा कर दी, अब हम व्यंजन वर्ण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों जब हम व्यंजन की परिभाषा बोलते या लिखते हैं तो हम उसको इस रूप में भी आपको दे सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। और तो आपने क्या समझा कि इसका तात्पर्य हो गया कि व्यंजन वर्ण जब बोले जाएंगे तो स्वर वर्ण का साथ लेना पड़ेगा। बिना स्वर वर्ण के साथ से व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों जो हम इसको परिभाषा के रूप में देखेंगे तो परिभाषा के रूप में लिख करके आपको बताने जा रहे हैं कि व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण
स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले बता दिया कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण जब भी हम करेंगे तो स्वर वर्ण की उसमें सहायता हमें लेनी पड़ेगी। जैसे अब हम कहते हैं बच्चों क, तो क के उच्चारण के समय आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे क में शायद अ भी नहीं तो मिला हुआ है। जैसे हम कहते हैं प, तो आप बच्चों इस तरह से आप देखेंगे कि प में अ का भी उच्चारण कुछ आ रहा है। जैसे कहते हैं का, तो उसमें आप देखेंगे आ का उच्चारण जो है सो उससे यानी कि आ की सहायता लेनी पड़ रही है, तब जाकर के का हम बोल रहे हैं। तो बच्चों इस तरह से आप देखेंगे उच्चारण करके स्वयं से भी, तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। तो बच्चों अब उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 3 भेद हैं। यानी क्या, वह जो 3 भेद हैं जिसको हम कह सकते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। बच्चों अब इन सभी जो व्यंजन वर्ण के जो भेद हैं उनके बारे में हम फिर पुनः दूसरे दिन चर्चा करेंगे। और आज आप इतना ही समझें और पुनः आप इसे पढ़ने का भी प्रयास करेंगे। हो सके तो आप इन सारी बातों को जो श्यामपट्ट पर लिखे गए हैं अपने फेयर कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे, ताकि बार बार आप इसे निकाल करके पढ़ सकें और वर्ण के से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।